हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 3 संख्याओं के खेल का पेज नंबर 71 देखेंगे। खेल और जीतने की युक्तियां। संख्याओं का उपयोग खेल खेलने और जीतने की युक्तियों को बनाने में भी किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एक गेम दिया है हमें, जिसे हम 21 का खेल कहते हैं। इसे हम अपने सहपाठी के साथ खेल के देखेंगे। इसमें नियम क्या रहेंगे? इसमें नियम रहेगा कि पहला खिलाड़ी जो है वो 1 से लेकर 3 तक के बीच की कोई भी संख्या बोल सकता है और दोनों खिलाड़ी बारी बारी से उसमें 1, 2 या 3 अंक जोड़ते हुए अगली संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 1 बोला है तो अगला खिलाड़ी 2, 3 या 4 में से कुछ भी बोल सकता है। फिर मैं 5, 6 या 7 में से कुछ भी बोल सकती हूँ। जिस हिसाब से खिलाड़ी ने संख्या बोली है उसके अकॉर्डिंग 1, 2 या 3 जोड़कर आगे बोल सकते हैं। ऐसे करके ये गेम आगे बढ़ता जाएगा। इस गेम में जो पहले 21 पर पहुंचेगा वही जीतेगा। तो बताइए, यदि हम ये गेम जीतना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें नंबर 1, 5, 9, 13 और 17 ये बोलने होंगे। अगर हमने ये नंबर बोले तो हम पक्के से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने 1 बोला तो वो 2, 3, 4 में से कुछ भी बोलेगा, हम अगला अंक 5 बोल देंगे। ऐसे ही हमने 5 बोला तो उसके बाद वह 6, 7, 8 में से कुछ भी बोलेगा तो हम 9 बोल देंगे। फिर वह 10, 11, 12 में से कुछ बोलेगा तो हम 13 बोल देंगे। फिर वो 14, 15, 16 में से कुछ बोलेगा तो हम 17 बोल देंगे। अब वो 18, 19, 20 तीनों में से कुछ भी बोले, हम 21 बोल देंगे तो हम ही जीतेंगे हमेशा ये गेम। ऐसे ही खेल नंबर 2, इसमें क्या करना है? पहला खिलाड़ी जो होगा वो 1 से लेकर 10 तक के बीच की कोई भी एक अंक बोल देगा। फिर दूसरा खिलाड़ी बारी बारी से इसमें भी 1, 2 या 3 जोड़ते हुए अगला अंक बोलेगा। जो खिलाड़ी पहले 99 पे पहुंचेगा वही जीतेगा। तो देखिए, इसमें अंत में जो 95 अंक बोलेगा वही खिलाड़ी जीतेगा, क्योंकि अगर जिसने 95 बोला तो अगला खिलाड़ी क्या बोलेगा? 96, 97, 98 इन 3 में से कोई सा भी एक अंक बोलेगा तो जो 95 बोलेगा वो फिर से 99 बोल देगा और वो जीत जाएगा। आइए पता लगाएं। यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है, अपने पड़ोस की सभी संख्याओं से बड़ी संख्या। देखिए, ये है ना महाकोष्ठ, और ये अपने आसपास की चारों संख्याओं से बड़ा भी है, तो ये महाकोष्ठ है। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो वहां 4 महाकोष्ठ बन जाएंगे। तो हमें इनमें से कोई सी भी एक संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करनी, मतलब उन्हें हम आगे पीछे कैसे भी बदल कर लिख सकते हैं। तो बताइए, वह कौन से अंक होंगे जिनकी अदला बदली की जानी चाहिए? तो देखिए, ये जो महाकोष्ठ है, अगर इसके अंक 6 और 1 की अदला बदली कर दी जाए, मतलब 6 के स्थान पे 1 और 1 के स्थान पे 6 लिख दिया जाए, तो इसमें देखिए 2 अंकों की अदला बदली करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 6 के स्थान पे 1 लिख देंगे और 1 के स्थान पे 6 लिख देंगे। बीच के तीनों अंक 2, 8, 7 एज इट इज रह जाएंगे। अब देखिए, क्या इससे 4 महाकोष्ठ बन गए? ये देखिए, ये हमारा पहला महाकोष्ठ बन गया है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास की तीनों संख्याएं इससे छोटी है। ये दूसरा महाकोष्ठ बन गया है क्योंकि इसके भी तीनों संख्याएं छोटी है। ये तीसरा महाकोष्ठ बन गया क्योंकि यहाँ पर भी तीनों संख्याएं छोटी है। और ये चौथा महाकोष्ठ बन गया। ऐसे हमारे पास 4 महाकोष्ठ आ गए हैं। अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे? तो देखिए, आप में से अधिकांश बच्चे 2013 के जन्म वाले होंगे, तो अपन ने 2013 ले लिया है। तो 2013 से बनने वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3210। और छोटी संख्या कौन सी होगी? 0123। इन दोनों को आपस में घटा देंगे। जो आंसर आएगा उस संख्या से फिर से बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाकर घटा देंगे। फिर जो आंसर आएगा उससे फिर से बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाकर घटा देंगे। तो देखिए, हम 1, 2 और 3 चरण में कापरेकर स्थिरांक 6174 पर पहुंच गए। ऐसे ही किसी का जन्म वर्ष 2014 है तो वो 14 से, 12 है तो 12 से, या कुछ और है तो वो उससे इसको शुरू करके कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, हम 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्याओं का वह समूह है जिसके सभी अंक विषम हैं। तो अब हमें 35,000 से लेकर 75,000 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके सभी अंक विषम हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बताना है कि जिसमें सारी विषम संख्या हो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, और हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। और उसमें हमें यह भी बताना है कि अगर सारी विषम संख्या है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। हम में से कौन सी संख्या 50,000 से अत्यधिक निकट है, और हमें यह भी बताना है कि 50,000 के पास में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें सारे अंक विषम होंगे। तो हमारे पास यहाँ 3 प्रश्न किए गए, 1, 2 और 3। तो तीनों के हम आंसर देंगे। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न था, उसका हल है विषम अंक कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 या 9। ये 5 अंक हमारे ऐसे हैं जो विषम अंक कहलाते हैं। तो देखिए,
35,000 और 75,000 के बीच की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए हमारे विषम अंक कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 या 9। तो 35,000 और 75,000 के बीच की ऐसी संख्या जिसके सभी अंक विषम हो और उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 9। लेकिन अगर हम 9 लेते हैं तो 75,000 से तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 9 नहीं ले सकते। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? 7। तो हमने 7 ले लिया। अब 7 के बाद दूसरा अंक हम कौन सा ले सकते हैं? अगर हम 5 या 5 से बड़ा लेंगे तो हमारी 75,000 से बड़ी संख्या बन जाएगी। तो हमें 5 से छोटा अंक मतलब 3 लेना रहेगा। अब हमने यहाँ 3 ले लिया, उसके बाद हम जो सबसे बड़ा अंक है 9 उसको 3 बार ले लेते हैं, तो ये हमारी विषम अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ऐसे ही सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें संख्या दी है 35,000, तो हमें 35,000 तो लेना ही पड़ेगा। अब इससे बड़ी संख्या बनानी, तो देखिए 35,000 ले लिया और जो तीनों जीरो थे उसकी जगह हमने तीनों 1 लगा दिए, तो ये हमारी सबसे छोटी विषम संख्या हो गई। अब 50,000 से अत्यधिक निकट की संख्या, तो देखिए 50,000 के नजदीक की चाहिए तो 5 के बाद सारे 1 लगा दिए, तो ये सबसे नजदीक की हो गई। प्रश्न क्रमांक 4, आकलन कीजिए कि आपको वर्ष में सप्ताहांतों, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती है। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या का पता लगाइए और देखिए कि सही संख्या आपके आकलन से कितना समीप है। तो देखिए बच्चों, हल इसका हमने लिखा है। वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365। माना कि हमारा स्कूल जो है उसमें 160 दिन छुट्टियां रहती हैं, ये हमने मान लिया है। अनुमान हमने क्या लगाया था कि संडे है 52, फेस्टिवल्स की छुट्टियां हैं 63, समर वेकेशन है 40 और विंटर वेकेशन है 5। इन सबको मिलाया तो आ गया 160 दिन। ये तो हमने अनुमान लगाया। अब वास्तव में कितनी छुट्टियां मिलती है तो ये हम काउंट करके लिख सकते हैं कि संडे हमें कितने मिले, फेस्टिवल्स की छुट्टियां हमें कितनी मिली, समर वेकेशन हमें कितने दिन की मिली, 40 दिन की, 45 दिन की या 2 महीने की, उनमें से विंटर वेकेशन कितने दिन की मिली। तो इन सभी को हम जोड़कर वास्तविक छुट्टियों का पता लगा सकते हैं। ये जो वास्तविक छुट्टियां ये हर साल के लिए अलग अलग हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 5, एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए। तो देखिए एक जग की क्षमता लीटर में कितनी हो सकती है? आधा लीटर, 1 लीटर या 1.5 लीटर। तो हमने 1 लीटर ले लिया है। ऐसे ही बाल्टी की क्षमता लीटर में कितनी हो सकती है? तो अलग अलग बाल्टी हो सकती है, छोटी बड़ी, तो हमने यहाँ 20 लीटर ले लिया है। ऐसे ही छत पर रखी टंकी की क्षमता लीटर में कितनी हो सकती है? तो ये भी 1000, 2000, 5000 लीटर कुछ भी हो सकती है, तो हमने यहाँ 2000 लीटर ले लिया है। प्रश्न क्रमांक 6, एक 5 अंकों की संख्या तथा 3 अंकों की संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 18,670 हो। तो देखिए हम 5 अंकों की संख्या क्या ले लेते हैं? 18,000 दिया है तो हम 18,000 ही ले लेते हैं। फिर 2 बार 3 अंकों की संख्या लिखनी है, तो हमने एक बार 400 ले लिया और एक बार 270 ले लिया। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 18,670 आ गया। यहाँ हम संख्या बदल भी सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, 210 और 390 के बीच एक संख्या चुनिए। अनुच्छेद 3.9 में दिए गए संख्या पैटर्न के समान एक पैटर्न निर्मित कीजिए जिसमें यह चुनी गई संख्या योगफल हो। तो देखिए ये हमारा अनुच्छेद 3.9 था। इसमें हमने संख्या पैटर्न को कैसे जोड़ते हैं वो सीखा था। जो संख्या एक ही बार बार आ रही है उसको पहले जोड़कर और गुणा करा देते हैं। तो उसी हिसाब से हमने 210 से 390 के बीच की एक संख्या मान ली है 280 और इसके लिए एक पैटर्न बना दिया है। हमने क्या किया? 10-10 के अंकों को कितनी बार ले लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार और ऐसी 4 रो बना दी है। अगर हम 7 का 4 में गुणा करते तो आता है 28 और 28 का 10 में गुणा करते तो आता है 280। ऐसे हमने एक पैटर्न बना दिया। आप इसके डिफरेंट पैटर्न भी बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, अध्याय 1 की सारणी 1 से 2 की घात का अनुक्रम याद कीजिए। इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोलार्ड्स अनुमान सही क्यों है? तो देखिए 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ऐसे ही अनुक्रम चलेगा ना 2 की घात का। तो 2 की घात 0 का क्या मतलब होता है? 1 और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 2 तो मतलब होगा 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 4 मतलब 16 और 2 की घात 5 मतलब 32। तो ऐसे हमारा पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है। अब कोलार्ड्स अनुमान में क्या होता है? अगर सम संख्या है तो उसका आधा कर देते हैं। तो देखिए 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। तो ये हमारा कोलार्ड्स अनुमान का अनुक्रम हमें प्राप्त हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 9, यदि कोई व्यक्ति 100 से शुरू करता है तो क्या कोलार्ड्स अनुमान लागू होगा? इस विषय की जांच कीजिए। तो देखिए 100 से हम शुरू करके देख लेते हैं। अगर 100 से हम शुरू करते हैं तो 100 एक सम संख्या है, तो इसको सबसे पहले डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे।
आधा करने पर ये आ गया 50। फिर 50 भी एक सम संख्या है, तो इसको आधा करने पर आया 25। अब 25 एक विषम संख्या है, तो इसको 3 से गुणा करके एक जोड़ देंगे तो आएगा 76। अब 76 सम संख्या होने के कारण इसको 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 38। फिर 38 भी सम संख्या, इसको भी 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 19। अब 19 को विषम संख्या होने के कारण 3 से गुणा करके 1 से जोड़ देंगे तो 58 आ जाएगा। फिर 58 को फिर से 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 29। फिर 29 में 3 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो आएगा 88। यही क्रम हम दोहराते जाएंगे तो हम अंत में 1 पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी कोलार्ड्स अनुमान लागू हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 10, शून्य से आरंभ करते हुए खिलाड़ी बारी बारी से 1 और 3 के बीच संख्या को जोड़ता है। जो व्यक्ति पहले 22 पर पहुंचेगा वही विजय होगा। अब जीतने की युक्ति क्या होगी? तो देखिए, हमने 21 के खेल के जीतने की युक्ति देखी थी। अब हमें 22 पे पहुंचना है, तो हमारे अंक बदल जाएंगे। हमारे अंक क्या हो जाएंगे? 2, 6, 10, 14 और 18। जो हमारे 21 के खेल के अंक थे उनमें एक एक अंक हम आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे 21 की जगह 22 हो गया है। तो इन अंकों से हम इस खेल को जीत सकते हैं।